अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, जब मीरठ के बागी सिपाहियों की आमद का हाल दिल्ली के अंग्रेज़ अफसरों को मालूम हुआ तो उन्होंने वफादारी पर लेक्चर देना शुरू कर दिए। कर्नल रिप्ले ने तमाम फौज को परेड पर जमा करके नसीहतें की और बागियों की मजम्मत की तो 54 रेजिमेंट के सिपाहियों ने कहा, हमें मीरठ के सिपाहियों के सामने कर दीजिए, हम उनसे समझ लेंगे। शाबाश, कर्नल खुशी से चिल्लाया और रेजिमेंट को मार्च का हुक्म दे दिया। मगर जब उन्होंने मीरठ के इनकलाबियों को घोड़ों पर सवार अपनी तरफ आते देखा तो एक दूसरे को सल्यूट किया और वहाँ मिल गए। जब मीरठ के इनकलाबियों ने नारे लगाए, फरंगी हुकूमत बर्बाद, शहंशाह हिंद जिंदाबाद, तो दिल्ली के इनकलाबियों ने जवाब दिया, मार दो फरंगियों को। क्या बात है, कर्नल रिप्ले घबराहट में चिल्लाया, मगर एक सनसाती हुई गोली आई और वो नीचे आ गिरा। यह सिपाही कश्मीरी दरवाजे से दाखिल हुए। जनरल किर्द भी एक फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए गया और इनकलाबी फ़ौजों से शिकस्त खाकर वापस हुआ। इसी तरह दिल्ली अंग्रेज़ी चुंगल से आज़ाद हो गया। मगर दुनिया का कायदा है कि हुकूमतों में तब्दीली और इनकलाब के मौके पर कुछ न कुछ बदनज़मी और इंतशार ज़रूर पैदा हो जाता है। चुनाचे यहाँ भी गुंडों और बदमाशों ने मौका गनीमत समझकर आम लूट मार शुरू कर दी। लोगों ने बहादुर शाह से फरियाद की और 12 मई को उन्होंने एक ऐलान जारी किया। ओहदेदारों को क़याम अमन पर मामूर किया और उसी दिन खुद 2 बार हाथी पर सवार होकर जुलूस के साथ बाज़ारों में गश्त किया। उनकी सवारी के आगे आगे इनकलाबी सिपाही बहादुर शाह की जय और दीन दुनिया के घुसैया की जय के नारे लगाते चल रहे थे और पीछे तुर्क सिपाही अल्लाह अकबर के नारों से बामोदर लर्जा रहे थे। बहादुर शाह की सवारी निकलने से बहुत सी दुकानें खुल गईं। बागियों ने क़याम अमन के लिए कोशिशें शुरू कर दी और पहरे बिठा दिए गए, मगर फिर भी कहीं कहीं बदनज़मी जारी रही। इनकलाबी फ़ौजें आम लूट मार में हिस्सा नहीं ले रही थीं और ये काम शहर के बदमाश कर रहे थे। 11 मई को बादशाह की सलामी के तौर पर तोपें दागी गईं। मुग़ल शहजादों मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर, मिर्ज़ा अब्दुल्ला वगैरह को मुख्तलिफ इनकलाबी फ़ौजों का सरदार मुकर्रर किया गया। मिर्ज़ा मुग़ल कमांडर इन चीफ थे। उन शहजादों ने मैदान जंग कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। अंग्रेज़ अफसरान, जिनमें डोगलस और फ्रेज़र भी शामिल थे, 11 मई को ही कत्ल कर दिए गए थे। अब रफ्ता रफ्ता हालात मामूल पर आने लगे। फ़ौजों को अनाज मुहैया किया गया ताकि लूट मार ना हो। बदमाशों को गिरफ्तार किया जाने लगा। रियासत झज्जर, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर, अलूर, जयपुर वगैरह के नाम इमदाद के लिए चिट्ठियां रवाना की गईं। बहादुर शाह चूँकि अंग्रेज़ों के कत्लेआम के हामी न थे, इसलिए उनकी दरख्वास्त पर 49 अंग्रेज़ों को किले में नज़रबंद कर दिया गया था। मगर बागियों को बराबर गद्दारी और जासूसी की खबरें मिलती थीं। हत्ता कि हकीम एहसानुल्लाह और महबूब अली भी अंग्रेज़ों से साज़बाज रखते थे। ये भी पता चला कि उन अंग्रेज़ कैदियों की विसातत से मीरठ के अंग्रेज़ों से नामो पयान किया जा रहा है। ये सच हो या झूठ, मगर उनका मुश्तइल हो जाना यकीनी था। चुनाचे उन तमाम हालात ने इनकलाबियों को इस कदर गज़बनाक कर दिया कि उन्होंने बादशाह के मना करने के बावजूद 16 मई को उन तमाम अंग्रेज़ों को, जिनमें औरतें भी थीं, काट कर फेंक दिया। लोग उसे जुल्म व सितम करार दें और बागियों की मजम्मत करें, मगर वक्त का तकाजा यही था। क्या सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जान बख्शी करके नुकसान नहीं उठाया? क्या यही लोग उसके दरबार में साजिश फैलाकर हिंदुस्तान की गुलामी का बायस नहीं हुए? फिर आने वाले वाक़यात में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेज़ औरतों और बच्चों को पनाह दी और वही औरतें जो उनकी कैद में आराम और इत्मीनान से रहीं, जिनको अच्छी पोशाक और ग़िज़ा मिली, जिनको खिदमत के लिए मुलाजिम मिले, क्या इसके बावजूद गद्दारी करने से बाज रह सकीं? दोस्तों, बागियों ने राजा किशनगढ़ की कोठी पर भी हमला किया क्योंकि उसने अंग्रेज़ों को पनाह दी थी। 13 मई को दोबारा हमला किया। बिल आखिर 30 अंग्रेज़ जिंदा बाहर लाए गए। उस मौके पर सल्तनत के वलीअहद ने आकर बागियों से कहा कि इनको हमें दे दो, हम हिरासत में रखेंगे। मगर उन्होंने उन अंग्रेज़ों का काम तमाम ही करना बेहतर समझा। अब मुख्तलिफ मकामात से इनकलाबी फ़ौजें बगावत करके दिल्ली आना शुरू हो गई थीं। वो वहाँ के ख़जाने लेकर आए और शाही ख़जाने में दाखिल कर दिए। इस तरह अलीगढ़, आगरा, मिथिला, मैनपुरी और नसीराबाद वगैरह से बागी फ़ौजें दिल्ली आ गईं। दिल्ली का एक सेठ लक्ष्मण दास रोज़ाना इनकलाबी सिपाहियों की दावत करता था। शहर में रोज़ बरोज़ अमन अमान कायम होता जा रहा था और पहरे नस्ब कर दिए गए थे।
जो अंग्रेज़ अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए वो करनाल की तरफ भागे, मगर उनको इंतहाई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक अंग्रेज़ का बयान है कि वो अपने ख़ानदान के हमरा भागा जा रहा था कि बागियों ने उनको घेर कर लूट लिया। उस अंग्रेज़ ने अपना सर ज़मीन पर रख दिया। एक शख्स ने उसके सर पर पाँव रखा, करीब ताकि सर तन से जुदा कर देगा कि अंग्रेज़ ने कहा, मैं अपना सर इस नीयत से कुर्बान करता हूँ कि तुम मेरा सर लेने के बाद मेरी औरतों की बेइज्जती नहीं करोगे। ये सुनकर बागियों ने उसको छोड़ दिया। एक और अंग्रेज़ का बयान है कि लोग उसे खींचकर एक गांव में ले गए। उससे कहा कि तुम फरंगियों ने चाहा था कि हम लोगों को ईसाई बना दो। उन्होंने उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और एक ने कहा, करीम बख्श जाओ अपनी तलवार ले आओ, हम इस काफर का सर काटेंगे। कुछ अंग्रेज़ औरतें और ज़ख्मी मर्द जो करनाल रवाना हुए बयान करते हैं कि बाज़ जगह लोग मेहरबानी करते, मगर अक्सर जगह ताने और ना मेहरबानियाँ होती, हत्ता कि कोई साए में भी न बैठने देता था, पानी भी मुयस्सर नहीं आता था। जब ये लोग बालगढ़ पहुँचे तो यहाँ की रानी मंगला देवी ने उनकी खातिर मदारत की, मगर रियाया ने धमकी दी कि अगर उनको रुखसत ना किया गया तो हम तुम्हारा मौज़र लूट लेंगे। मजबूरन ये लोग वहाँ से निकाले गए। एक यूरोपियन खातून अपनी सरगुज़िश्त में कहती है कि जिस वक्त भी हम लोगों में से कोई किसी मकाम पर आता जाता मिल जाता था तो ये लोग नीचे को हाथ डालकर एक तरफ हो जाते थे और नहायत ताज़ीम और तकरीम से झुककर सलाम बजा लाते थे। आज के शोरश बरपाए और हमारा रायत इकबाल निगू सर है, वही लोग हमको आंखें दिखाते हैं जो बारे इताद से मिसल कमान खमीदा रहते थे। आज तीर की मानंद सीधे हैं, जो दिल हमारा नाम सुनकर लरसते थे आज हमारे खौफ से कोसों दूर हैं। एक वक्त वो था कि शहर में जो अंग्रेज़ गुजरता था इज़्ज़त की निगाहें उसके खैर मुकद्दम को उठती थी, और एक वक्त ये है कि हर जलील से जलील हिंदुस्तानी हमारी तौहीन व तहकीर पर आमादा है। जिसकी तरफ देखो आँखों से खून गिरा रहा है, गुस्से से दांत पीसता है। को ज़ुबान से ना कहें मगर उनकी ज़ुबान हाल कह रही है कि ये ममलिकत हिंदुस्तानी है जो बतौर विरासत हमको हमारे अजदाद से पहुँची है। तुम दूसरे मुल्क के रहने वाले किस हक से हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हो? किस दलील से हाकिम बनकर हमारे अम्वाल व अमलाक पर काबिज़ व मुतसर्रिफ हो? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पूरे तौर पर इनकलाबियों के साथ थे। 25 मई को ईद के दिन राजा की तरफ से एक सवार आया जिसने इतला दी कि महाराजा ने अंग्रेज़ फ़ौजें देखी हैं जो दिल्ली की तरफ पेशकदमी कर रही हैं, मगर बाद में ये खबर गलत निकली। राजा ने पलवल तक कब्ज़ा करके तमाम अंग्रेज़ों को निकाल दिया था। इसी तरह रियासत जज्जर और बागियों के दरमियान जंग हुई। बागी कामयाब हुए और ख़जाना लेकर दिल्ली आ गए। दोस्तों 26 मई को किसी ने इस्लामगढ़ की तोपों को कंकरों और पत्थरों से भर दिया। बागियों ने हकीम एहसानुल्लाह और महबूब अली पर शुबा किया, हत्ता कि उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, मगर बादशाह की सिफारिश और उन दोनों के हलफ उठा लेने पर उनको छोड़ दिया गया। दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।